सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सब लोग पहचान गए होंगे, मैं डॉक्टर सलमा खलील हूँ ASDWT के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ कराची के एक बहुत ही उभरते हुए और डेडिकेटेड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वामिक अली हैं मौजूद। ही इज़ को फाउंडर ऑफ साइनेप्स पाकिस्तान न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट विद रेनॉट डॉक्टर आयशा मियाँ। दोनों खान में बहुत अरसे सर्व कर चुके हैं और इसके साथ डॉक्टर वामिक अली जो हैं वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ख़ासतौर पे ऑटिज़म में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। वामिक, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में और थोड़ा सा अपने काम के बारे में खुद हमें बताइए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा मुख्तसर सा वैसे तो आपने बता दिया है। मेरा नाम डॉक्टर वामिक अली है एंड मेरी जो एजुकेशन है MBBS मैंने लाहौर से किया। उसके बाद मैंने साइकाइट्री के अंदर ट्रेनिंग जो है जनरल एडल्ट साइकाइट्री के अंदर वो जिन्ना हॉस्पिटल कराची के अंदर की। उसके बाद 2 इयर्स के लिए आई वेंट टू आयरलैंड। वहाँ पे मेरा एक्सपोजर चाइल्ड साइकाइट्री में भी रहा। वापस आने के बाद मैंने अपनी एडल्ट साइकाइट्री की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर सेकंड फेलोशिप की आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। फिर वहाँ पे एज अ सीनियर इंस्ट्रक्टर एज अ कंसल्टेंट आई वर्क देयर फॉर अबाउट 6 months एंड देन आई मूव टू डाउ इंटरनेशनल। और वहाँ भी तकरीबन मैंने 11 महीने एज अ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट काम किया। और उसके बाद फिर यू नो डॉक्टर आयशा सनोबर चाचर एंड डॉक्टर सना के साथ मिलके वी फाउंडेड साइनेप्स पाकिस्तान न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो हम जैसा कि आपको पता है कि ASDWT जो है वो ऑटिज़म और दूसरे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ADHD लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन सबको पे काम कर रहा है, इसके अवेयरनेस पे और ट्रेनिंग्स पे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक साइकियाट्रिस्ट, एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट की अहमियत, उसका रोल इन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में और इनकी मैनेजमेंट में कितना यूज़फुल होता है और आप किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको। देखिए, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक प्रोफेशनल्स के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, या पीडियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। अनफॉर्चुनेटली इन तीनों की ही पाकिस्तान में बहुत कमी है। तो लेकिन हमारे जो ऑब्वियसली अडल्ट साइकाइट्रिस्ट हैं, अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उनको भी ऑब्वियसली आइडिया होता है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो पिक ऑन करनी है। लेकिन जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कहते ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये जब ब्रेन फॉर्म हो रहा होता है ये तब से आना शुरू होते हैं। और इन सब में अर्ली इंटरवेंशन का बहुत रोल है कि जितना जल्दी आप इनको डायग्नोज कर सकें या जितना जल्दी आप इन चीज़ों को पहचान सकें, उतना जो है वो बेहतर इनका जो है वो इलाज हो सकता है और इनकी ज़िंदगी की क्वालिटी उतनी बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड SLPs, तो उनके साथ आप किस तरह से कोलैबोरेट करके इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, आइडियली तो अच्छा, मैं कहना भूल गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं वो ट्रेंड होते हैं सर्टेन टेस्ट अप्लाई करने के अंदर और डायग्नोसिस के अंदर वो भी ट्रेंड होते हैं, राइट। बट ये जो जैसे मैंने कहा कि ये सारे लोग, इन सब का एक्चुअल में सबका मिल के काम करना बहुत जरूरी है, राइट। इसमें हर एक का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो जो बड़े इदारे होते हैं, जैसे जो टर्शरी केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो आपके पास डिफरेंट फील्ड के लोग मौजूद होते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है कि क्योंकि हमारा एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारी साइकाइट्री भी बहुत प्राइमरी लेवल पर है। पूरे पाकिस्तान में रफली 500 एडल्ट साइकाइट्रिस्ट हैं और अराउंड 10 जो है वो चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं। तो कोलैबोरेशन उस लेवल की हो नहीं पाती। लेकिन आई थिंक कि जो बेहतर तरीके से मूविंग फॉरवर्ड या कि कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक दूसरे की, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बच्चा है, राइट? एंड उसका फ्यूचर है। तो उसमें आपस में नाराज़गी या इख्तलाफ या थ्रेटन फील करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना एक दूसरे से हम आपस में मशवरा करेंगे या अपनी चीज़ बताएंगे, उतना हमें जो है वो उतना बच्चे के लिए फ़ायदा है। अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड द रेलेवेंट थेरेपिस्ट का जो ग्रुप है वो बच्चे के बेहतर आउटकम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और Yes. हमें किसी भी राइवलरी में जाए बगैर जो है वो काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि आपके पास बच्चे जो आते हैं ख़ासतौर पे ऑटिज़म के साथ, तो वो मोस्टली किस एज ग्रुप में वो डॉक्टर को अप्रोच कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स क्या समझ के वो डॉक्टर के पास आते हैं कि वो पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जा रहे, वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, या उनको पीडियाट्रिशियन आपके पास रेफर कर रहे होते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारे पास चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट इन जनरल ही हम तो लास्ट रिजॉर्ट है, राइट? तो वो हमारे तक पहुंचने से पहले वो बहुत लोगों के पास जा चुके होते हैं। अगर मैं आपको कहूं तो यूजुअली जो पैटर्न होता है 18 मंथ्स के अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। बट क्योंकि पाकिस्तान में कोई स्क्रीनिंग टूल नहीं है, पेरेंट्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और इनफैक्ट बहुत सारे जनरल फिजिशियंस को भी नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग नहीं हुई होती। तो वो डिफरेंट लोगों के पास से होते हुए आते हैं हमारे पास। और ज्यादातर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि पेरेंट फील मोर कंफर्टेबल इन गोइंग टू a pediatric neurologist than coming to a child psychiatrist। लेकिन हमारे सोसाइटी का एक फायदा ये भी है कि हमारा वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता चल जाता है या कोई सिम्टम्स अगर पहचान लेता है, तो वो जो वो फिर पेशेंट के थ्रू जो है वो गाइड कर लेते हैं, एंड देन दे काइंड ऑफ फिगर आउट, एंड वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। बट वही मैंने कहा कि उसके अंदर डिलेज आते हैं, और डिलेज जितनी ट्रीटमेंट डिले होगी वो उतना उसका नुकसान है। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो एक कॉमन परसेप्शन ये है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए मेडिकेशन का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये सवाल पूरा करने से पहले मैं एक ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि लोग ये कह रहे हैं कि उनको सवाल पूछने हैं, तो प्लीज़ यू कैन टाइप योर क्वेश्चन। डॉक्टर वामिक भी देख रहे होंगे, और अगर उनसे कोई मिस हो जाएगा तो हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। सो सना, अलवी एंड अमरीन रेगुलर हमारे ऑडियंस में से, प्लीज टाइप कर लीजिए आप अपने क्वेश्चंस। सेकेंडली, हम बात कर रहे थे मेडिकेशन की, तो ऑटिज्म के बारे में तो जैसे हम सब जानते हैं कि कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन कहाँ पे आप ज़रूरी समझते हैं कि मेडिकेशन कैन
play an important role, and what comorbidities are there to be addressed? ठीक है, देखिए सर, या आपने पहले खुद ही बता दिया कि ऑटिज्म पर से के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, राइट? और इसी तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि या अगर आप 5 साल से पहले उसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं, उसके लिए भी कोई मेडिकेशन नहीं है, राइट? लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ऑटिज्म के साथ कोमॉर्बिडिटीज बहुत कॉमन होती हैं, और कोमॉर्बिडिटीज के अंदर जैसे एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो उसके लिए मेडिकेशन जो है वो हेल्पफुल होती है। या लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि ऑटिज्म के साथ एपिलेप्सी बहुत कॉमन होती है। एपिलेप्सी को आम जबान में हम मिर्गी के झटके या मिर्गी के दौरे बोलते हैं, तो उसके लिए दवा मौजूद होती है। तो ऑटिज्म के लिए दवा नहीं होती इन इटसेल्फ, लेकिन अगर ऑटिज्म के साथ कोई और कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई और ऐसी कंडीशन बच्चे को है, तो उस स्पेसिफिक चीज के लिए मेडिकेशन यूज होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान में बेहतर, क्योंकि पेरेंट्स जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बस आप कोई भी दवाई लिख के दे दें। तो और डॉक्टर्स का भी ये ट्रेंड है कि वो बस कुछ ना कुछ लिख के दे देते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन ही क्यों ना हो। तो मैं तो ये भी डिस्करेज करता हूं कि मल्टीविटामिन भी नहीं देनी चाहिए अप अनटिल अगर हमें लगे कि वाकई किसी चीज की डेफिशिएंसी है। तो मेडिकेशन जी आप कुछ कहते हैं? जैसे B12 बहुत हाईली रेकमेंड किया जाता है, विटामिन B12। यस, लेकिन उसके लेवल्स हाई भी हो जाते हैं, राइट? तो इसी वजह से टेस्ट कराना जरूरी है, देखना जरूरी है। और सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा, ऑटिज्म में कभी कभी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि पार्ट ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं या सेंसरी सीकिंग बिहेवियर हो सकता है, इसके अंदर बच्चा कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो सकता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या घर में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है एफडीए कुछ मेडिकेशन रेकमेंड करता है, जिसमें से रिस्पेराडोन है और एक एरेपिप्राजोल है, और वो कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए आप यूज कर सकते हैं अप अंटिल यू वर्क ऑन दैट बिहेवियर। और फिर जब वो बिहेवियर बेहतर हो जाए तो फिर ट्राई टू हमारी कोशिश यही होती है कि मेडिकेशन को हम कम से कम रखें, और अगर उसकी कोई नीड नहीं है तो फिर उसको रिमूव कर दें। राइट। तो आप किस एज से आप समझते हैं कि बेहतर होगा कि हम मेडिसिन रिकमेंड करें? मेडिकेशन मिनिमम एज क्या हो जिस पर आप देना शुरू कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम एज नहीं, डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी है, पेरेंट्स के पास टाइम कितना है, फैमिली सपोर्ट कितना है, वो सारी चीजें देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि मेडिकेशन देने की जरूरत है। रिस्पेराडोन जैसे मैंने कहा कि वो तो बिहेवियर की लिए हम देते हैं, राइट? तो आइडियली तो वो तो जितना जितना लेट हम स्टार्ट कर सके उतना पॉसिबल है कि अगर बिहेवियर इस हद तक परेशान कुन है कि बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है, हम तब इस्तेमाल करें। जहां तक रहा कि अगर एपिलेप्सी है साथ में तो उसकी दवाई फौरी तौर पे शुरू करनी चाहिए, बिकॉज एपिलेप्सी ब्रेन में मजीद नुकसानात पहुंचा सकती है, तो उसके अंदर हमें वो दवा देना लाजमी है। जहां तक बात आती है कि कोमॉर्बिड अगर एडीएचडी है तो उसके अंदर वी कैन वेट कि हम पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ जो है बच्चे की अटेंशन और फोकस, सिटिंग टॉलरेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और अगर उसके बावजूद वो नहीं, उससे हमें हेल्प मिल रही, तो फिर हम जो है वो मेडिकेशन की तरफ जाएं। अगर हम एडल्ट एडीएचडी की बात करते हैं, चाइल्ड पे तो हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं,
तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप गाइड करें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई काफ़ी 5 से 7 लोग हैं हमारे कराची सेंटर पे आते हैं जो 18+ हैं और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज के पास जा रहे हैं। और मैंने एक ट्रेंड देखा है कि मल्टीपल उनको दवाएं दी जा रही मेडिकेशन। है। मेडिकेशन जो है लिमिटेड नहीं है कि कोई 1 या 2 पे वो रहे। बास प्रिस्क्रिप्शन जो है उन पे 5 होती हैं जिनका सॉल्ट भी बेसिक एक ही होता है। सो आप बताएं कि ADHD में कितना इफेक्टिव है मेडिकेशन, खासतौर पे एडल्ट्स में, और सो कॉम्बिनेशन। जी सो देखिए ADHD एडल्ट के अंदर, तो पहले तो ये भी इट डिपेंड्स कि अगर हम सिर्फ ADHD की बात करें, इस वक्त हम ये नहीं कह रहे कि उसको और कोई चीज़ है, राइट। तो उसके अंदर मेडिकेशन का बहुत अच्छा रोल है और उसका बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स भी है। लेकिन अलोंग विद दैट यू नो बहुत सारे लोगों को मेडिकेशन सूट भी नहीं करती, तो उसमें थेरेपी का रोल भी बहुत ज़्यादा है। और थेरेपीज के अंदर यू नो ADHD के लिए अगर हम बात करें, तो क्योंकि इनके लिए एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, अपने आप को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, डेडलाइंस कैसे मीट करनी है, तो फिर जो है उसके अंदर हेल्प जो थेरेपी होती है वो इन चीज़ों के अंदर हेल्प आउट करती है। अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर ADHD बचपन में डायग्नोज नहीं हो और एडल्टहुड में जाके डायग्नोसिस उनको मिले, तो तब तक उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे यू नो असरअंदाज ADHD की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट उस पर बहुत एक रोल प्ले करती है। और उनको बहुत नेगेटिव और क्रिटिकल, और ये लेजी है, ये कुछ कर नहीं सकता, तो उनमें उन 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 लोगों में अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी या सब्सटेंस मिसयूज के जो है वो मसाइल आ जाते हैं। तो फिर उस सिनेरियो में फिर उन चीज़ों को डील करने के लिए आपको फिर मेडिकेशन और थेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे डॉक्टर सलमा आपने मुझे कहा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हम हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली, जो कि अब चेंज हो रही है, कि दवाइयाँ का रोल बहुत 5-5 दवाई दे दे देनी, 4-4 दवाई दे देनी, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। दवाई जो है एक पार्ट है ट्रीटमेंट का, वो मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है। तो दवाई के साथ साथ थेरेपीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट, जो सोशल सपोर्ट है, वो भी बहुत जरूरी है। सोशल सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो मैं ये, जैसे इन बच्चों के ख़ासतौर पर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की आप कोई भी कैटेगरी ले लें, लर्निंग डिसेबिलिटी ले लें, ADHD ले लें, और ऑटिज़म वालों को तो एडमिशन ही नहीं मिलते स्कूल में, इनको स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक साइकेट्रिस्ट के पास जब बच्चा इमोशनल और बिहेवियरल चैलेंजेस के साथ आता है, तो आपका क्या उसके लिए जो मैनेजमेंट का तरीका होगा कि बच्चा जो है वो बहुत डिस्ट्रेस्ड है, उसके इमोशनल रेगुलेशन उसको चाहिए, उसको बिहेवियरल चैलेंजेस उसके बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बार बार स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है, तो एक साइकेट्रिस्ट इसको कैसे डील करेगा? सो साइकाइट्रिस्ट का जो सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जो रोल है ना, वो आप समझ लें कि इस तरीके से है जैसे एक मैनेजर का रोल है, राइट। कि वो डिफरेंट डोमेन्स में बच्चे को एवेलुएट करता रहते हैं कि अब इस एज के कौन से चैलेंज हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो एंड वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से, और और आइडेंटिफाई करना कि साथ में कोई और साइकियाट्रिक कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही, राइट। और मेडिकेशंस कभी कभी जरूरी होती हैं, कभी कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं बच्चे से, वो एड्रेस करना होता है। देखिए, बिहेवियर के लिए भी कोई
जैसे अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है ना, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम के लिए भी आइडियली उसकी आइडियल ट्रीटमेंट मेडिकेशन नहीं है, मेडिकेशन इज द लास्ट रेजॉर्ट। लेकिन होता ये है कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे का बिहेवियर री इन्फोर्स कर चले आ रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो फिर जब वो बड़ी एज में पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे का साइज भी बड़ा होता है, और फिर जब वो हिट करता है या चीजें फेंकता है तो वो एक हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो उस वक्त आप बैंडेज, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन गिविंग मेडिकेशन, बट यू नो आपको मेडिकेशन देनी पड़ती है। या फिर जैसे मैंने कहा कि ऑटिज्म हो या एडीएचडी हो, अ लॉट ऑफ टाइम्स इनके साथ और साइकियाट्रिक इश्यूज भी चले आ रहे होते हैं, जो कि फिर प्यूबर्टी के बाद या प्री प्यूबर्टल एज के अंदर वो नजर आना शुरू होते हैं। तो उन कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए और फिर उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन का रोल ज्यादा है। जैसे हमारे कुछ लोगों का कहना ये कुछ पेरेंट्स ने एक सवाल किया है कि स्किज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म साइकियाट्रिस्ट इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली देखिए हमारी ट्रेनिंग होती है इसी के अंदर कि उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है और किस तरीके से, और वो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि चाइल्डहुड से चला आ रहा होता है, राइट? और कोई भी नया बिहेवियर बच्चे के अंदर आता है, तो फिर हमें उसे फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि क्या ये ओसीडी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं या ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, या ये बाइपोलर वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, या ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, या ये कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि वो कब से शुरू हुए हैं, उनकी नौयत क्या है। बहुत सारे बच्चे जो कि ऑटिज्म वाले होते हैं वो भी बहुत पर्टिकुलर होते हैं रूटीन वाइज। सो अगर उनकी रूटीन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, या अगर वो एक तरह का खाना पसंद करते हैं तो वो उसी तरीके का खाना ही खाएंगे, तो दैट डजंट मीन कि उनको ओसीडी है। वो दैट इज पार्ट ऑफ देयर ऑटिज्म। लेकिन वो अगर कुछ अलग से सिम्टम्स नजर आना शुरू हो आपको, तो फिर आप लेकर आ सकते हैं, और उसके लिए फिर वही होती है, इवैल्यूएशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है, अंडर कोलैटरल हिस्ट्री लेते हैं, और कभी कभी अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल टूल अप्लाई करना पड़ता है तो फिर वो अप्लाई करके वी रियलाइज कि ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बेसिकली हम लोग काम कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ डील कर रहे होते हैं। तो जब हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आपके बच्चे को एक साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ेगा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम दवा नहीं देना चाहते। यानी एक ग्रुप है जो चाहता है कि आप कोई ऐसी गोली आ जाए, जादू की गोली आ जाए कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, और एक ग्रुप है जो कहता है कि नहीं, मेडिकेशन पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को कैसे मैं काउंसिल करूं? मुझे आपकी मदद चाहिए। राइट। हम भी जो है ना वो आधे टाइम जो है वो इसी तरह काउंसिल करते रहते हैं। देखिए, मेडिकेशन जैसे मैंने कहा कि अन ये दोनों एंड से है। हमारे पास कुछ साइकाइट्रिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा दवाइयां देते भी हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेडिकेशन के अगेंस्ट भी होते हैं। जैसे मैंने यही कहा कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल जो है वो चाइल्ड है या वो पेशेंट है जिसका हम बेहतर इलाज कर सकें, राइट? तो मेडिकेशन वाले से सवाल है कि डिपेंडेंसी को कितने परसेंट केसेस में बच्चे मुकम्मल डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिसिन पर, और विड्रॉल जो होता है उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये मिथ है कि साइकाइट्री की जो मेडिकेशन है उस पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? ये एडिक्टिव मेडिकेशन नहीं है।
अदर देन एक सेट ऑफ मेडिकेशन है बेंजोडाइजेपिन, जो कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान में सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनका मैं नाम ले लेता हूँ, लेक्सोटिनिल, ज़ैनेक्स, एल्प, राइट। ये एडिक्टिव मेडिकेशंस हैं, राइट, ये नहीं दी जाती। जो साइकाइट्री की बाकी जैसे जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं या मूड स्टेबलाइजर हैं या स्टिमुलेंट मेडिकेशन है, ये एडिक्टिव मेडिकेशंस नहीं है। और क्या कहते हैं, यस ऑब्वियसली अगर आप एक केमिकल बॉडी के अंदर दे रहे हैं बाहर से और कुछ अरसे के लिए ले रहे हैं, तो आप अगर एकदम से बंद करेंगे तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए इसका जो आइडियल तरीका होता है उसको स्लोली आप टेपर ऑफ करते हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता करके दवा को कम करते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि तकरीबन कि अगर आपने दवाई शुरू करा दी तो वो सारी जिंदगी चलेगी, ऐसी बात नहीं है, राइट। बहुत सारे केसेस के अंदर हम दवाई कुछ अरसे बाद बंद करते हैं और बच्चा ठीक रहता है। लेकिन ये वाली बात है कि देखिए ये हमारे साइकाइट्री के अंदर एक ये टैबू है, लोगों के अंदर ये डर है। अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वो ये नहीं सोचते कि ये दवाई सारी जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी, राइट। आपको दवाई लेनी ही है। या किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो मेडिकेशन लेते हैं, उन मेडिकेशंस के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। लेकिन वहां पे ये फीलिंग नहीं आती कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन क्योंकि साइकाइट्री की दवाइयाँ जो है या साइकाइट्री का ओवरऑल इम्प्रेशन इतना नेगेटिव है, तो इस वजह से इसकी दवाइयों के बारे में क्योंकि मुकम्मल तरीके से मालूमात नहीं है लोगों को, तो जो है ये डर ज्यादा होता है। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन है, पुष्पा गोरंग है हांगकांग से, शी इज अ नेपाली पार्टिसिपेंट। पुष्पा का क्वेश्चन स्टेम सेल थेरेपी के बारे में है। उनके 2-3 क्वेश्चंस हैं। शी हैज आस्क्ड अबाउट मेडिकेशन इन ADHD, और साथ में ये है कि व्हाट डू यू से अबाउट स्टेम सेल थेरेपी विच इज लाइक इस वक्त मशरूम हो रहे हैं सेंटर्स एंड दे आर क्लेमिंग कि स्टेम सेल थेरेपी एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। देखिए, स्टेम सेल थेरेपी का इस वक्त रिसर्च के मुताबिक कोई खास इफेक्टिव रोल नहीं है, राइट। और मेडिकली अभी एट द मोमेंट ऑटिज्म की ट्रीटमेंट के लिए इट इज नॉट रिकमेंडेड, राइट। तो मेरा भी इस पे यही स्टांस है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड। रिसर्चेस हो रही हैं, और अगर कुछ रिसर्च के बाद आपको ये एविडेंस मिलता है कि हाँ इट इज हेल्पफुल, देन इट इज। बट राइट नाउ स्टेम सेल की हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च बेस्ड एविडेंस नहीं है कि हम कहें कि इट इज इफेक्टिव। राइट। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि रिसर्च और एडवांसमेंट रिगार्डिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन साइकेट्री, उस पर थोड़ी बात करें आप। सो रिसर्च और एडवांसमेंट काफी चीजों के अंदर हो रही हैं, डिफरेंट वेज हैं कि हाउ टू अर्ली डायग्नोज द चाइल्ड, और किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और वो भी हो रहा है कि किस तरह से हम थेरेपीज को इस तरीके से करें कि पेरेंट्स को एम्पावर करें कि दे डोंट हैव टू गो टू थेरेपिस्ट, राइट। जैसे मैं अभी रिसेंटली दुबई में कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, आई थिंक साउथ अफ्रीका के अंदर, मुझे वो उनका नाम भूल गया है, बट वो क्या कहते हैं, आई थिंक अवेलेबल भी है ऑनलाइन। तो वो व्हाट दे आर डूइंग इज कि उन कंट्रीज जो लो रिसोर्स इनकम कंट्रीज हैं, जहां पर इतने वसाइल नहीं हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, कि वो एक पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आपने थेरेपीज या बेसिक चीजों को किस तरीके से घर पे करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइल्ड का मोस्ट ऑफ द टाइम तो घर पे गुजरता है, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम घर पे करा सकते हैं दैट कैन बेनिफिट द चाइल्ड।